उत्तर प्रदेश जौनपुर के रेलवे स्टेशन पर एक बेहद ही खूबसूरत महिला एक बेंच पर बैठी हुई है और उसकी आंखों में आंसू है। वह बार बार अपने साड़ी के पल्लू से उन आंसुओं को पोंछ रही है, इधर उधर बड़ी बेचैनी भरी निगाहों से देख रही है। बार बार वह ऐसा ही कर रही है और वहीं पर उसी रेलवे स्टेशन पर एक रोहित नाम का लड़का आता है जो कि दिल्ली में रहकर नौकरी किया करता है और आज वह अपने गांव से दोबारा से दिल्ली के लिए जा रहा है। रात का समय था और रात के समय जब रोहित यहां पर आता है तो वह अभी उसकी ट्रेन को आने में थोड़ा सा टाइम था और इसीलिए जो रोहित होता है वह इधर उधर रेलवे स्टेशन पर घूमने लगता है। घूमते घूमते अचानक से उसकी नज़र उसी महिला पर पड़ती है जो कि काफ़ी ज़्यादा उदास और रोते हुए एक बेंच पर बैठी हुई है। वहां पर जैसे रोहित उस महिला को देखता है तो देखने के बाद उसके मन में ढेर सारे विचार उमड़ने लगते हैं और उसकी खूबसूरती को देखकर वह मजबूर हो जाता है बार बार उसी की तरफ देखने के लिए। वह थोड़ा बहुत इधर उधर घूमता है और घूमने के बाद फिर से उसी महिला की तरफ देखने लगता है। यहाँ पर उसे देखने के बाद उसका मन करता है कि इसकी उदासी का कारण पूछूं, क्योंकि रोहित भी ये भाप गया था कि वह काफ़ी ज़्यादा उदास है और वह बार बार रोए जा रही है, अपनी साड़ी से अपनी आंखों के आंसू को पोंछ रही है। इसी बात को देखते हुए यहाँ पर जो रोहित होता है वो धीरे धीरे उसके पास जाता है और उसके पास बेंच पर जो जगह थी उस पर जाकर बैठ जाता है। यहाँ पर बैठने के बाद वह महिला भी उसकी तरफ देखती है एकटक और उसके बाद इधर उधर देखने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर जो रोहित होता है वह उससे बातों का सिलसिला चालू कर देता है। कहता है कि सुनिए जी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। अब यहाँ पर जो महिला होती है वह पहले तो उसकी तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखने लगती है, लेकिन तभी जो रोहित होता है वो कहता है कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, मैं तो केवल आपको उदास बैठा हुआ देख रहा था, इसी वजह से सोचा कि आपसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि मेरी ट्रेन को आने में अभी टाइम है और इतना टाइम अगर आपके साथ कट जाए तो कोई बुरा तो नहीं है इसमें। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो महिला होती है वो थोड़ी देर तक चुप रह जाती है, लेकिन उसके बाद जब रोहित दोबारा से पूछता है तो वो उसे बताने लगती है। कहती है कि मेरा नाम सपना है और मैं कभी तुम्हारी तरह खुश मिजाज रहा करती थी, इधर उधर लोगों से हंस बतियाया करती थी, लेकिन आज मेरी जिंदगी ऐसी हो गई है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। अब इस बात को सुनकर रोहित काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि क्यों, ऐसा क्या हो गया, क्या आपका घर नहीं है, आपके माता पिता नहीं है। तो यहाँ पर जो सपना होती है दोबारा से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहने लगती है कि था तो मेरा सब कुछ, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा है। इसके बाद जो रोहित होता है वो कहने लगता है कि हुआ क्या और क्या बात है जो आपकी आंखों में आंसू बार बार आ रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकती हो। सुना है कि बताने से दुख कम हो जाया करता है, हो सकता है शायद आप जब मुझे अपना दुख बताओ तो आपका दुख थोड़ा सा कम हो जाए। यहाँ पर जो सपना होती है वह कहने लगती है कि हाँ, सुना तो मैंने भी ऐसा ही है और अगर आप सुनना ही चाहते हो तो सुनिए। आज से लगभग 7 साल पहले मैं इसी जौनपुर के एक कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए आती हूँ और वहाँ पर जब कॉलेज की पहली पार्टी होती है, जब लोग आते हैं तो उसके बाद उस पार्टी के अंदर मेरी एक विजय नाम के लड़के से मुलाकात होती है। विजय देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और उतना ही खुश मिजाज था। वह लोगों से हंस बतियाया करता और किसी से भी कोई शिकायत नहीं किया करता। विजय का व्यवहार मेरे लिए बहुत ही अच्छा लगता है और उसके बाद मैं विजय से अट्रैक्टिव हो जाती हूँ और उसकी तरफ खींची चली जाती हूँ। इधर जो विजय होता है वह भी ये बात महसूस कर लेता है कि सपना उसकी तरफ देख रही है और उसके बाद जो विजय होता है वह भी सपना की तरफ इसी तरह से देखने लगता है। धीरे धीरे लगभग 6 महीने बीतते हैं और 6 महीने बाद एक दिन यहाँ पर मैं अपने प्यार का इजहार विजय से कर देती हूँ, घुटनों पर बैठकर गुलाब का फूल देकर। अब जैसे ही विजय से मैंने अपने प्यार का इजहार किया था तो उसके बाद जो विजय होता है वह मेरे प्यार को स्वीकार कर लेता है और उसके बाद वह भी अपने प्यार का इजहार कर देता है। उसके बाद हम लोग कॉलेज के अंदर ही एक दूसरे से हंस बतियाने लगते हैं और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ जब हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो तब तक हम दोनों को एक दूसरे से गहरा प्यार हो गया था और हम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में भी खा ली थी। अब यहाँ पर जब कॉलेज की पढ़ाई हमारी कंप्लीट हो जाती है तो जो विजय होता है वो कहता है कि ठीक है, अब तुम ऐसा करो, तुम अपने घर वालों से बात कर लो और मैं अपने घर वालों से बात कर लेता हूँ। यहाँ पर जो सपना होती है वह इस बात से बड़ी खुश होती है और जैसे आज शाम के समय अपने घर वालों के पास जाती है और उनसे बताती है कि मैं इसी तरह से कॉलेज के अंदर एक विजय नाम के लड़के से स्टार्टिंग से ही प्यार किया करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जो सपना के माता पिता होते हैं वो एकदम से भड़क जाते हैं और भड़कने के बाद उसे साफ साफ मना कर देते हैं। सपना इस बात को सुनकर अपने माता पिता को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है कि विजय बहुत अच्छा लड़का है और उसके पास अच्छी खासी पुश्तैनी ज़मीन है, लेकिन माता पिता को ये शादी नागवार होती है क्योंकि उन्हें का मानना था कि शादी तो हमारे हिसाब से होगी, जिस लड़के को हम देखेंगे उसी से लड़की को शादी करनी होगी। ऐसा कहकर जो माता पिता होते हैं उसे शादी से मना कर देते हैं और सपना अपने कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोती रहती है।
धीरे धीरे आज की रात कंप्लीट हो जाती है और दूसरे दिन सुबह सुबह जैसे ही सपना कॉलेज जाती है तो वहां पर जो विजय होता है वह पूछने लगता है कि बताओ तुमने अपने माता पिता से बात की या नहीं की। तो यहाँ पर जो सपना होती है वो विजय के सामने अपनी आंखों में आंसू ले आती है और कहने लगती है कि माता पिता से बात तो की थी लेकिन वो शादी से साफ साफ मना कर रहे हैं और मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगी हूँ। ऐसा कहते हुए जब सपना फूट फूट कर रोती है तो उसके बाद जो विजय होता है वह उसे सहारा देता है और कहता है कि चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। माता पिता अभी राजी नहीं है लेकिन शादी के बाद सुना है बहुत से लोगों के माता पिता शादी के बाद में राजी हो जाया करते हैं, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। इसके बाद यहाँ पर जो सपना होती है वो कहने लगती है कि क्या तुमने अपने घर वालों से बात की। तो यहाँ पर विजय कहता है कि नहीं नहीं, मैंने अभी अपने घर वालों से बात नहीं की, अगर तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे तो शायद मेरे घर वाले भी बात नहीं मानेंगे, तो इससे अच्छा मैं तुमसे शादी करके तुम्हें घर ले जाऊंगा और घर वालों को मानना ही पड़ेगा। क्योंकि विजय घर का छोटा लड़का था और उस पर पूरा परिवार बहुत ज्यादा लाड प्यार किया करता था। अब इस बात को जब सपना सुनती है तो वह एक बार तो मना करती है, कहती है कि नहीं ऐसे शादी नहीं करेंगे, लेकिन जब विजय कहता है कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है तो यहाँ पर जो सपना होती है वह भी इस बात के लिए मान जाती है। सपना और विजय दोनों एक दूसरे से भागकर शादी कर लेते हैं। पहले तो एक मंदिर में शादी करते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो सपना और विजय होते हैं वह कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं। जब उन दोनों की कोर्ट मैरिज हो जाती है तो उसके बाद जो विजय होता है वह सपना को अपने साथ लेकर वहां से सीधा अपने घर चला जाता है क्योंकि वह जौनपुर के अंदर ही रहा करता था। यहाँ पर उसके माता पिता जैसे अपने बेटे को एक लड़की के साथ देखते हैं और देखने से लग रहा था कि इसने इससे शादी कर ली, तो उसके बाद वो एकदम से गर्म हो जाते हैं और अपने बेटे को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो विजय होता है वो साफ साफ बोल देता है कि देखो माँ बाबू जी, अब तो मेरी इससे शादी हो गई है और ये मेरी पत्नी है, मैं तो अपने जीवन को इसी के साथ व्यतीत करूंगा। अगर आप लोग मुझे रखना चाहते हो तो ठीक है, वरना अगर आप लोग कहोगे तो मैं घर को छोड़कर भी चला जाऊंगा। अब जो विजय था वह माता पिता का काफी ज्यादा लाडला था, तो उसके बाद जो माता पिता होते हैं वह भी अपने गुस्से को ठंडे बस्ते में डालते हैं और उसके बाद यहाँ पर सपना को घर के अंदर बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। विजय घर के अंदर रहने लगता है, सपना भी घर के अंदर रहने लगती है और अब जीवन अच्छी तरह से व्यतीत होने लगता है। सुबह शाम यहाँ पर जो सपना है वह अपने पति के साथ सड़कों पर घूमने के लिए जाया करती और दिन भर घर का काम किया करती। उसका जो जेठ होता है वह भी उससे अच्छी तरह से बात किया करता है और उसकी जेठानी भी अच्छी तरह से बात किया करती है। माता पिता यानी कि जो विजय के माता पिता होते हैं वह भी उससे अच्छे से रखा करते हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है। धीरे धीरे इन बातों को 3 साल कब बीत जाते हैं इन दोनों को पता भी नहीं चलता है। और यहाँ पर जब 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद एक दिन शाम के समय विजय और सपना के पास एक निमंत्रण था और यहाँ पर वो दोनों अपने क्लास फेलो की शादी में जाने वाले थे। तो उसके लिए अच्छी तरह से तैयार होते हैं, सपना भी अच्छी तरह से तैयार होती है और तैयार होने के बाद विजय अपनी सपना को बाइक पर बिठाकर वहां से उस निमंत्रण के लिए ले जाने लगता है। रास्ते में वो दोनों अच्छी तरह से हथबत्ती कर वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर उस फंक्शन को अटेंड करने के बाद जब वो दोनों वापस लौट रहे थे तो उसी दौरान रोड के ऊपर जब वो लोग बाइक से आ रहे थे तो तभी एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और वह उनकी बाइक को बहुत जोर से टक्कर मार देता है। अब जैसे ही बाइक की टक्कर हुई थी तो टक्कर के बाद जो सपना होती है वो तो उछलकर दूर गिर गई थी, लेकिन यहाँ पर जो विजय होता है वह उस ट्रक की चपेट में आ गया था। ट्रक तो वहां से टक्कर मारने के बाद चला जाता है, लेकिन जब सपना विजय की ऐसी हालत देखती है तो उसके बाद भागी दौड़ी जाती है और उसका सर अपनी गोद में रखकर उससे जगाने लगती है। कहती है कि विजय क्या हुआ, अपनी आंखें खोलो। सपना की आंखों में आंसू है, वह फूट फूट कर रोए जा रही है, लेकिन विजय अपनी आंखें नहीं खोलता है। कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, उनकी मदद से विजय को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वहां पर जो डॉक्टर साहब होते हैं वो उसको मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद ये बात विजय के घर वालों को पता चलती है और यहाँ पर अब विजय की शोक सभा मनाई जाती है, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। शोक सभा के अंदर सपना का रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी उजड़ गई है, लेकिन फिर वह सोचती है कि कोई बात नहीं, अपने ससुराल वालों के सहारे से अपने जीवन को व्यतीत कर लूंगी। ऐसा सोचकर जो सपना होती है वहीं पर बनी रहती है और धीरे धीरे करके ये शोक सभा भी कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे शोक सभा कंप्लीट होती है तो उसके बाद यहाँ पर जो सपना की सास होती है उसका व्यवहार एकदम से सपना के लिए बदल जाता है और वह उससे लड़ाई करने लगती है। जब पहली बार वह उससे लड़ाई करती है तो उसके बाद सपना चुपचाप रह जाती है और अपने आप को कमरे में बंद करके फूट फूट कर रोने लगती है। वह याद करती है उन दिनों को जब उसने अपनी माँ के पास फोन किया था शादी के 1.5 साल बाद और सोचा था कि माँ उसे अपना लेगी क्योंकि विजय ने उससे ऐसा कहा था, लेकिन माँ ने उसे साफ साफ बोल दिया कि बेटी हमारी तरफ से तू इस दुनिया से जा चुकी है और हमारे पास दोबारा से फोन करने की जरूरत नहीं है, हम तेरे कोई भी नहीं लगते। जब तुमने शादी के बारे में सोचने से पहले एक बार भी हमसे ये नहीं कहा कि मैं भाग कर शादी कर रही हूँ, तो अब हमें
फोन करने की क्या जरूरत है, तुम हमारे लिए मर चुकी हो। ऐसा कहकर माँ फोन काट देती है और अब यहाँ पर रहना सपना की मजबूरी बन गई है। लेकिन सास ने तय कर लिया था कि अब वह सपना को घर के अंदर नहीं रहने देगी और इसी वजह से जब उसके पति को इस दुनिया से जाए हुए 1 महीना बीतता है तो 1 महीने बाद एक दिन अचानक से जो सास होती है वह सपना को हाथ पकड़कर घर से बाहर फेंकने लगती है। सपना कहती भी है कि माँ जी, मेरा तो अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इस तरह से मत फेंको मुझे। लेकिन यहाँ पर सास मानती नहीं है और कहती है कि अब तुम्हारा यहाँ पर क्या है, यहाँ से तो निकल ही जाओ, क्योंकि जो कुछ भी है अब बड़े बेटे का है, बड़ा बेटा है ना, उसी के सारे अपने जीवन को जी लेंगे। और जिस दिन से तुमने इस घर के अंदर कदम रखा है उस दिन से हमारे घर के अंदर बहुत सारी अनहोनियां हो रही हैं। तुम्हारा पति भी इस दुनिया से चला गया और उसके बाद जो मेरे पति हैं उनकी भी तबीयत खराब रहा करती है। अपने पति को तो खा गई, अब क्या मेरे पति को भी खा कर रहेगी। ऐसा कहकर यहाँ पर जो सास होती है वह उसे घर से धकेल देती है और यहाँ पर जो सपना होती है वह मन ही मन बहुत कुछ सोचते हुए घर से बाहर निकल जाती है। बाहर तो निकल गई थी लेकिन अब उसकी आंखों में आंसू थे और वह सोच रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए, कहां जाना चाहिए, क्योंकि मायका तो उसका पहले ही खत्म हो चुका है और ससुराल से अब उसे हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया गया है। और यहाँ पर जो सपना होती है वह फिलहाल गर्भवती भी थी, क्योंकि उसे अपने पति की मौत के बाद ही ये पता चला है कि वह अपने पति से गर्भवती है। इसके बाद जो सपना होती है वह यहाँ से धीरे धीरे रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है अपनी आंखों में आंसू लेकर और बहुत सारी बातें इसी बारे में सोच रही है कि उसे क्या करना होगा। इसी बात को सोचते हुए यहाँ पर बैठ जाती है और सोचती है कि वो कहां पर जाए, क्योंकि ना तो उसके पास एक भी रुपया है कि वो कहीं चली जाए और वह अगर अपने आप को इस दुनिया से विदा करे तो उसके साथ एक नन्ही सी जान भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ऐसा कहते हुए सपना फिर से फूट फूट कर रोने लगती है और यहाँ पर जो फिलहाल रोहित होता है वह उसकी इस बात को सुनकर वह भी थोड़ा सा भावुक हो गया था और उसके बाद वह सपना को चुप कराता है। कहता है कि देखो सपना, चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन इस तरह से हिम्मत नहीं हारा करते। तुम अपने आप को इस दुनिया से विदा करने की सोच रही थी ना, ऐसा नहीं किया करते। अगर कोई ऐसा करता है तो उसमें ऊपर वाला भी उन्हें स्वीकार नहीं करता है और वो लोग ऐसे ही भटकते हुए फिरा करते हैं। यहाँ पर जो सपना होती है वो कहती है कि हाँ पता तो मुझे है, लेकिन अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ और जाऊँ भी तो कहाँ जाऊँ, क्योंकि माता पिता तो पहले मुझे ठुकरा चुके हैं और सास ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। तो यहाँ पर जो रोहित होता है वो कहता है कि तुम ऐसा करो ना, दिल्ली चलो, वहाँ पर मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम करा दूंगा और वहीं पर तुम्हें एक कमरा दिलाकर कोई ना कोई काम तुम्हें ऐसा लगवा दूंगा जिस काम से तुम अपने जीवन को व्यतीत कर सकती हो। अब इस बात को सुनकर जो सपना होती है वो कहने लगती है कि दिल्ली में तो मैं किसी को भी नहीं जानती। तो यहाँ पर जो रोहित होता है वो कहता है कि मुझे तो जानती हो, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी कुछ भी गलत नहीं करूंगा और मेरा विश्वास करो, तुम्हारी कहानी को सुनने के बाद मुझे लगा कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए और इसी वजह से मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, केवल एक इंसानियत के खातिर। इसमें बिल्कुल भी तुम गलत मत समझना। तो यहाँ पर जो सपना होती है वो रोहित की तरफ देखती है और देखने के बाद कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे ले चलो अपने साथ और वहां पर मुझे कोई काम दिला देना। उस काम को करके मैं अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर लूंगी और इस बच्चे को जन्म देकर इसे पाल पोस लूंगी। यहाँ पर जो रोहित होता है वह समय देखता है और समय के अनुसार थोड़ी देर में अब ट्रेन आने वाली थी। इतनी देर में उस ट्रेन की अनाउंसमेंट हो जाती है और जैसी ट्रेन आती है तो जो रोहित होता है वह सपना का हाथ पकड़कर उसे ट्रेन के अंदर चढ़ा लेता है और वहां पर दोनों के दोनों आमने सामने वाली सीटों पर बैठ जाते हैं। हालांकि सपना के पास टिकट नहीं थी, लेकिन रोहित ने बोल दिया था कि चिंता मत करो, रास्ते में जब टीटी साहब आएंगे तो उनसे मैं तुम्हारी टिकट बनवा दूंगा। यहाँ पर सपना बैठ जाती है और तभी यहाँ पर जो रोहित होता है उसके दिमाग में ख्याल आता है कि इसके ससुराल वाले कितने जालिम होंगे जिन्होंने गर्भवती महिला को घर से इस तरह से निकाल दिया। तो वो सपना से कहने लगता है कि सच में ही तुम्हारे ससुराल वाले बहुत बेकार आदमी हैं और उनके पास तो भूल कर भी मत जाना। जब उन्हें पता है कि उनकी बहू गर्भवती है उसके बाद भी उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। लेकिन तभी यहाँ पर जो सपना होती है वो कहती है कि नहीं, उन्हें नहीं पता कि मैं गर्भवती हूँ और मैंने उन्हें बताया नहीं। तो यहाँ पर रोहित कहता है कि क्यों, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। तो यहाँ पर जो सपना होती है वो कहती है कि दरअसल बताने का मौका ही नहीं मिला, अभी तो पति के गम से उभरी नहीं थी और जब मुझे ये बात पता चली थी तो उसके बाद मैं सोच रही थी कि माँ बाबूजी को बता दूंगी, लेकिन उसके पहले ही यहाँ पर जो मेरी सास होती है वह मुझसे लड़ाई करने लगती है और लड़ाई के दौरान मैं उन्हें बता नहीं पाती हूँ। इस बात का मुझे मौका ही नहीं मिलता है और अब मैं इसी तरह से यहाँ पर आ गई हूँ। उसके बाद जो रोहित होता है वह फिर से उसे सहारा देता है क्योंकि दोबारा से उसे अपने पति की याद आ गई थी और कहता है कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ये सफर आराम से तय हो जाएगा और उसके बाद एक जिंदगी की नई उम्मीद के साथ तुम जिंदगी को जीना। यहाँ पर सपना भी इस चीज के लिए तैयार होती है और धीरे धीरे सफर तय होने लगता है। रास्ते में ढेर सारी बातें ऐसी होती है जिन बातों को देखकर सपना को महसूस हो जाता है कि रोहित बिल्कुल भी बेकार व्यक्ति नहीं है, वह उसकी केयर किया करता है। दरअसल रास्ते में जब भी कोई खाने पीने की जगह आग थी तो वहां से कुछ खाना लेकर रोहित जो होता है वह सपना को खाना खिलाया करता और अच्छे से उसकी केयर करता है। उसने उसका टिकट भी बनवा दिया था और तकरीबन 12 से 13 घंटे का सफर तय करने के बाद वो लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं और अब तक सुबह भी हो गई थी। सुबह सुबह यहाँ पर रोहित और सपना
उस रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं और उतरने के बाद जो रोहित होता है वह सपना को उस जगह पर ले जाता है जहां पर वो किराए पर रहा करता है और मकान मालिक को बुलाकर एक कमरा किराए पर उसे देने के लिए कह देता है। जब मकान मालिक किराए पर कमरा उसे देता है तो कहता है कि भाई देखो तुम्हारी गारंटी होगी। तो यहाँ पर रोहित कहता है कि हाँ मेरी गारंटी होगी, आप चिंता मत करो, ये बहुत अच्छी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सपना को किराए का कमरा मिल जाता है और उसके बाद जो रोहित होता है वह अपने कमरे में चला जाता है और अपने कमरे से एक एक्स्ट्रा बिस्तर लाता है और उसे उस कमरे में बिछाकर कह देता है कि ये लो बिस्तर, इस पर आराम करो और खाने के लिए मैं अभी खाना बनाकर लाता हूँ। ऐसा कहकर रोहित अपने कमरे में चला जाता है और यहाँ से खाना बनाकर एक प्लेट में लगाकर सपना के लिए लेकर आता है कि ये लो खाना और आज तुम आराम कर लो, कल बात करते हैं। यहाँ पर उसने सपना को खाना दे दिया था और सपना खाने को खाने के बाद आराम करने लगती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय जब रोहित खाना बनाकर सपना के लिए लेकर आया है तो उसके बाद जो सपना होती है वो कहने लगती है देखिए आपका इतना ही बहुत एहसान है जो आपने मुझे यहाँ पर कमरा दिला दिया। आप ऐसा करो, खाना बनाने का जितना भी सामान है उसको मेरे कमरे में शिफ्ट कर दो और मैं ही आपको खाना बनाकर दे दिया करूंगी। जब मेरे लिए नौकरी मिल जाए तो उसके बाद भी मैं ऐसा ही करती रहूंगी और कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद रोहित कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, ऐसी बात है तो मैं ऐसा ही कर देता हूँ। आज शाम को ही वह सारे सामान खाने बनाने को इसके कमरे में शिफ्ट कर देता है और उसके बाद जो सपना होती है वह उसके लिए खाना बनाकर उसे दे दिया करती और इस कमरे के अंदर इस तरह से रहने लगती है कि मानो ये उसका अपना घर हो। धीरे धीरे इन बातों को लगभग 6 से 7 दिन बीतते हैं और 6-7 दिन बाद यहाँ पर जो रोहित होता है सपना को एक मॉल में काम दिला देता है जहाँ पर हिसाब किताब देखना था और उस काम को पाकर सपना बड़ी खुश होती है क्योंकि वह पढ़ी लिखी तो है ही, अब उसे काम भी मिल गया है और वो कहती है कि ठीक है रोहित मुझे इस काम को दिला दो और जो भी पैसे मैं कमाऊंगी उनमें से सबसे पहले तो मुझे तुम्हारा वो कर्ज पटाना है जो तुमने मुझे ट्रेन में टिकट करवाई थी और साथ में इस कमरे का किराया दिया था। रोहित कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अपनी जिंदगी को आराम से जियो, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद सपना वहीं पर काम करती रहती है और धीरे धीरे इन बातों को लगभग 7 महीने बीत जाते हैं। 7 महीने बाद सपना की डिलीवरी का समय आ गया था और जैसे उसकी डिलीवरी का समय होता है तो एक शाम सपना अपने कमरे से बहुत जोर से कराने लगती है और जैसे रोहित ड्यूटी से वापस लौटता है और देखता है कि सपना करा रही है तो उसके बाद एकदम से उसके कमरे में जाता है और उसका हालचाल देखकर समझ जाता है कि इसकी डिलीवरी होने वाली है। आनंद फानंद में वह उसे हॉस्पिटल ले जाता है और वहां पर जाकर एडमिट करा देता है। डॉक्टर साहब उसको एडमिट कर लेते हैं और एडमिट करने के बाद जब वह पूछते हैं कि आप ही इनके पति हो तो यहाँ पर जो रोहित होता है वह हामी भर लेता है और उसके बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं उसे 2-3 जगह साइन करवाने के बाद सपना की डिलीवरी करवाते हैं। डिलीवरी के बाद सपना ने एक लड़के को जन्म दिया था और डॉक्टर साहब बाहर आकर कहते हैं कि मुबारक हो, आप एक लड़के के पिता बन गए हो। इस बात को सुनकर रोहित बड़ा ही खुश होता है क्योंकि अब तक वह सपना से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गया था और वह सोच रहा था कि ये मेरी ही पत्नी है और इसका जो बच्चा होने वाला है वो मेरा ही बच्चा होगा। यहाँ पर जो रोहित होता है वह अपने आप को रोक नहीं पाता है और कहता है कि क्या मैं मिल सकता हूँ। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाँ आराम से मिल सकते हो, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पर रोहित कमरे के अंदर जाता है तो उससे पहले ही यहाँ पर जो सपना होती है उसे नर्स ने बता दिया था कि आपके पति आपसे बहुत ज्यादा प्यार किया करते हैं। पूरी रात भर वह गेट के बाहर ही खड़े हुए थे। अब सपना इस बात को सुन तो लेती है लेकिन नर्स को यह नहीं बताती है कि वो मेरा पति नहीं है, वो तो केवल इंसानियत के नाते मेरी मदद कर रहा है। और उसके बाद जब रोहित कमरे के अंदर जाता है तो यहाँ पर जो नर्स होती है वह तो बाहर निकल आती है लेकिन सपना उससे पूछने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा डॉक्टर से। तो यहाँ पर जो रोहित होता है वह चुप रह जाता है और कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा कहना चाहिए तो इसी वजह से मैं मना नहीं कर पाया और कह दिया कि हाँ मैं ही इसका पति हूँ। इसके बाद दोनों मुस्कुराते हैं और यहाँ पर दोनों के मन में ये बात काफी पहले से तो चल रही थी लेकिन आज इस बात को एक बहाना मिल गया है और इसके बाद ये बहाना और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। कुछ दिनों में सपना की छुट्टी यहाँ से हो जाती है और छुट्टी होने के बाद जो रोहित होता है वह उसे वापस से उसी कमरे में ले जाता है। लेकिन जब सपना का बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसके बाद एक दिन जब रोहित उसके कमरे में खाना खाने के लिए आता है और खाना खाने के बाद वापस जाने वाला था तो एकदम रुककर सपना से कहने लगता है कि सपना क्या हम लोग एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। अब इस बात को सुनकर सपना कहने लगती है कि रोहित ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि मैं एक विधवा हूं। तो यहाँ पर रोहित कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम विधवा हो या क्या हो, मैंने अपने घर वालों से बात कर ली है और वो भी यही कह रहे थे कि तुम बेशक से उस लड़की से शादी कर लो जब वो इतनी अच्छी है। तो यहाँ पर सपना थोड़ी देर तक सोचती है और सोचने के बाद रोहित की तरफ मुस्कुरा देती है तो रोहित एकदम से खुश होता है और उसके बाद एकदम से सपना को अपने गले से लगा लेता है। सपना भी उसके गले लिपटती है और उसके बाद दोनों एक मंदिर में जाकर धूमधाम से शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद रोहित और सपना एक ही कमरे के अंदर रहने लगते हैं। कुछ दिनों वहां पर रहने के बाद यहाँ पर जो रोहित होता है वह सपना को लेकर अपने गांव जाता है और जब गांव वाले कहने लगते हैं कि इसको तो लड़का भी हो गया है तो उसके बाद वो कहने लगता है कि शादी तो मैंने काफी दिन पहले कर ली थी लेकिन माता पिता को बताने से हिचक रहा था और ये हमारी लव मैरिज है। यहाँ पर आज तक भी रोहित और सपना एक साथ रहा करते हैं और रोहित के गाँव वालों को ये नहीं पता कि ये जो बच्चा है ये रोहित का नहीं है।
वो लोग खुशियों के साथ जीवन जी रहे हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ न कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।